हेलो फ्रेंड्स, तो आज सेकंड पार्ट है सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का। आई होप कि आपने फर्स्ट पार्ट देखा हो एंड आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, तो आज हमने स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स भी छोड़ा था, तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। और जो भी पहले का था वो हमारा कवर हो गया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टेमन मेल पार्ट की बात हो गई। अब देखो इसमें हमारा क्या था ना, हमें मेल और फीमेल के गेमीट्स के बारे में पढ़ना है कि उनके जो गेमीट्स हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो पहले हम मेल के पार्ट्स को पढ़ेंगे स्टेमन को। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स आ जाएगा उसी में एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, फिगर जो हमारी 1.2 जो फिगर है इसमें दिखाया गया है 2 पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल स्टेमन, द लॉन्ग एंड शेल्डर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है स्टेमन का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिखाया। अभी जो लंबी सी है ये हमारी फिलामेंट हो जाएगी। ये जो ऊपर हो गया एंथर हो गया। ठीक है, अभी जो हमारा एंथर होता है ना, ये 2 लोब में पार्ट डिवाइड होता है। एक लोब ये रहा एंड सेकेंड लोब ये रहा। 2 लोब में हमारा जो एंथर है वो डिवाइड होता है। ठीक है, ये हमारा बाइलोब होता है। ठीक है, और एक लोब में ना 2 थीका होते हैं। जैसे ये हमारा यहाँ तक जो है एक लोब हो गया, सेकेंड लोब ये हो गया। इस एक लोब के अंदर 2 क्या हो गए, 1 2 थीका, एंड इस लोब के अंदर 1 2 थीका हो गए, है ना। तो क्या हो गया, बाइलोब कह सकते हैं हम। 2 लोब हैं तो, एंड कितने थीका है, 4, है ना। तो डाइथीकस भी बोल सकते हैं। तो ये बताया है, जो ऊपर हो गया हमारा एंथर हो गया, ये फिलामेंट हो गया। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। मैंने आपको बताया था कि जो ये फ्लावर है हमारा जैसे, ठीक है, ये जो फ्लावर के जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है ना, ये थैलेमस होता है। ठीक है, और थैलेमस के जो ऊपर वाला पॉइंट है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, या फिर जो हमारे पेटल्स थे ग्रीन कलर के जो होते हैं फ्लावर में, उसको बोल सकते हैं, जिससे वो अटैच होता है ना, तो प्रॉक्सिमल एंड। उसके नीचे क्या हो जाएगा हमारा थैलेमस। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेंट्स आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अब जो नंबर्स हैं हमारे स्टेमेंट्स के, मेल पार्ट के, है ना, उनकी जो लेंथ है वो सब में क्या है, वेरी करेगी, क्योंकि अलग अलग स्पीशीज़ होती है फ्लावर्स की भी। तो किसी में लेंथ ज़्यादा हो जाएगी स्टेमन की, तो किसी में कम हो जाएगी। तो वो प्लांट्स की स्पीशीज़ पे डिपेंड करती है कितनी लंबी होगी या फिर वो कितनी छोटी होगी। इफ़ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज़ एंड अरेंज देम ऑन अ स्लाइड, यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर। अब इसमें बोला गया, अगर आप लोग कलेक्ट करते हैं 10 फ्लावर्स को, है ना, जो कि अलग अलग स्पीशीज़ से होंगी, उनको आप अरेंज कर दें एक स्लाइड में, तो आप उसमें वेरिएशन पहचान सकते हैं कि किसकी कितना लंबा है, ये छोटा है, ये बड़ा है ना। अगर सारी ही अलग स्पीशीज़ से हैं तो फिर सबकी लेंथ कम या ज़्यादा होगी, किसी की सेम नहीं होगी। तो आप लोग उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि सबकी स्पीशीज़ की अलग अलग होगी। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर अ डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग नीट डायग्राम वुड एलुसिडेट द रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर्स इन डिफरेंट फ्लावर्स। अगर आप लोग केयरफुली ऑब्जर्व करें हर एक स्टेमन को, उसको डाइसेक्ट करके बीच में से काट के माइक्रोस्कोप के अंडर, है ना, और उसका नीट डायग्राम अगर आप देखें, उसको बनाएं, तो आपको पता चलेगा कि जो उसकी शेप है ना, एंथर जिससे अटैच कर रहा है, वो सब में अलग अलग होता है। कोई इसका एंथर बड़ा है, किसी का छोटा है। ठीक है, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब। मैंने बताया आपको, जो एंजियोस्पर्म का एंथर है वो बाइलोब है। 2 लोब है, मतलब उसमें एक लोब ये रहा एंड सेकेंड वन ये रहा। ईच लोब हैविंग 2 थीका। हर एक लोब के पास 2 थीका है, 1 एंड 2। दे आर डाइथीकस। पहले तो हम इसको बाइलोब बोल सकते हैं, सेकेंड हम इसको डाइथीकस बोल सकते हैं, है ना। ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। तो यहाँ पे क्या है, लाइन जा रही है जो थीका को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, लॉन्गिट्यूडनली जा रही है। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। अब जो इसकी टिश्यू है ना, कैसे ट्रांसफर सेक्शन में कैसे कट किया गया एंथर को, वो हम अगले फिगर में देखेंगे। द बाइलोब नेचर ऑफ एन एंथर इज़ वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर। अब जो बाइलोब नेचर है उसके जो 2 लोब हैं, ट्रांसफर सेक्शन में आपको बड़े पूरा खोल के दिखाया गया है। द एंथर इज़ अ 4 साइडेड। एंथर में कितनी 4 साइडेड है, तो हम इसे बोल सकते हैं टेट्रागोनल। स्ट्रक्चर कंसिस्टेड ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। अब देखो, जैसे ये हमारा एंथर है, ठीक है, एंथर हमारा बाइलोब है, 1 लोब 2 लोब। एक लोब के अंदर 2 थीका आते हैं, 1 2, ठीक है। एक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, कितने हैं, एक। तो 1 2 3 एंड 4, तो कितने हो गए, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आ गए, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब, है ना। ईच लोब ये रहा एक लोब, तो इनके कॉर्नर्स में है ना, मतलब थीका के अंदर आ गए। अब अगर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है तो हम उसको टेट्रास्पोरेंजिएट बोल सकते हैं। टेट्रा मतलब 4, और क्या है, स्पोरेंजिएट है। पहला हो गया हमारा जो एंथर का क्या फंक्शन हो गया, वो बाइलोब है, डाइथीकस है, टेट्रास्पोरेंजिएट है, ठीक है। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सेक्स। अब जो हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया है ना इसके अंदर, वो बाद में किस में डेवलप होते हैं, पॉलन सेक्स में, ठीक है। पॉलन सेक्स एक समझो बैग की तरह है, जिसमें से हमारे क्या निकलते हैं, पॉलन ग्रेन्स। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, ये जो हमारी खुलेगी, इस लाइन को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ डाइसेंस, है ना, जो थीका को सेपरेट कर रही है, खोल रही है उनके बीच में से, ठीक है। और इसमें क्या है, पॉलन सैक। पॉलन सैक किससे फिल्ड है, पॉलन ग्रेन से।
ठीक है, तो अब आप हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का कैसा स्ट्रक्चर है। इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। तो ठीक है, तो हम इनका अगर ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम का, तो जो इसकी आउटलाइन है बाहर से वो कैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। इसकी कितनी लेयर्स होंगी, 4 लेयर्स होंगी। ठीक है, अभी हम देखेंगे पीछे। ठीक है, पहली लेयर हमारी एपिडर्मिस हो जाएगी, उसके बाद एंडोथीशियम, उसके बाद मिडल लेयर एंड लास्ट टेप्टम हो जाएगी। ठीक है, द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डाइसेंस ऑफ एंथो टू रिलीज द पॉलन। और जो हमारी 3 लेयर है ना, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, ठीक है, ये आउटर 3 लेयर हो गई। फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये एंड फोर्थ ये। तो जो 3 लेयर है ना, ये हमारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम को। और किस में हेल्प करती है, डाइसेंस में, है ना, जब ये पॉलन सेक्स निकलते हैं इस लाइन से, इसमें हेल्प करती है कि वहाँ से क्या निकले, पॉलन सेक्स से हमारे पॉलन निकल जाए। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज़ द टेप्टम। सबसे जो अंदर वाली लेयर कौन सी है, टेप्टम है। इट नरिशेज द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। तो ये क्या प्रोवाइड करती है, पॉलन ग्रेन्स को नरिशेज, है ना, नरिश करती है। जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। सेल्स ऑफ द टेप्टम पॉजेसेस डेंस साइटोप्लाज्म। तो जो टेप्टम्स के सेल हैं उसके पास कैसा साइटोप्लाज्म है, डेंस साइटोप्लाज्म है। एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, और इसके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है। कैन यू थिंक हाउ टेप्टल सेल्स शुड बिकम बाई न्यूक्लिएट, है ना। अब ये बाई न्यूक्लिएट कैसे बना, इसके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस कैसे आए, क्योंकि ये कैरियोकाइनेसिस करता है ज़्यादा। क्या करता है, कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन करता है ना, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कर रहा है, तो इसके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस आ जाएंगे। व्हेन द एंथर इज़ यंग, जब जो हमारा एंथर था ना वो यंग था, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू। जो हमारा एंथर यंग था तो उसके पास ना बहुत सारे अरेंज में सेम टाइप के सेल्स थे। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, टिश्यू। तो ये कौन सा टिश्यू बन गया था, स्पोरोजेनस टिश्यू। ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। और ये कहाँ पे था, माइक्रोस्पोरेंजियम जो है इसके सेंटर्स में था। मतलब लास्ट की लेयर कौन सी हो गई, एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर, फिर टेप्टम। फिर टेप्टम के अंदर मिडल में क्या हो जाएगा, स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कि हमारे स्पोर्स कैसे बनेंगे। एज द एंथर डेवलप, जो हमारा एंथर जो है वो डेवलप करता है, द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, अब जो हमारा एंथर डेवलप कर रहा है, तो जो हमारे स्पोरोजेनस टिश्यू थे ना वो माइटोटिक डिवीजन करते हैं। ठीक है, जिससे हमारे क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। ये क्या करते हैं, म्योटिक डिवीजन करते हैं। म्योटिक डिवीजन को हम और क्या बोल सकते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, है ना। अगर ये 2 है ना, तो ये 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनाएगा, और चारों कैसे होंगे, एन, हैप्लॉइड हो जाएंगे हमारे। व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ टेट्राड, है ना। अगर ये मेरा कोई मदर सेल है, वो 2 एन है, ठीक है, वो 4 टेट्राड बनाएगी माइक्रोस्पोर के, तो एक टेट्राड की क्या प्लॉइडी होगी, एन हो जाएगी। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल थे, एमएमसी था, वो कितना था, 2n था। उसने मियोसिस करी, माइक्रोस्पोर बनाए, कितने बनाए, 4 बनाए, और इसकी प्लॉइडी क्या थी, एन 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 एन। ठीक है, ठीक है, अब देखिए आगे हमारा एमएमसी था, माइक्रो मदर सेल, है ना, या फिर पॉलन मदर सेल भी बोल सकते हैं। ये 2n था, मियोसिस करी इसने, 4 माइक्रोस्पोर बना रही, हम टेट्राड बोल सकते हैं, जिसकी प्लॉइडी क्या थी, एन थी। डिहाइड्रेट करेगा, 4 पॉलन ग्रेन्स हमारे बन गए। हमें पॉलन ग्रेन्स तो चाहिए मेन। ठीक है, तो जो पीछे डायग्राम की हम बात कर रहे थे माइक्रोस्पोरेंजियम की, जिसमें 4 लेयर होती है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, पहली लेयर एपिडर्मिस, सेकंड एंडोथीशियम, थर्ड मिडल लेयर एंड फोर्थ टेप्टम। ठीक है, तो जो हमारी ये पहली लेयर हो गई, ये एपिडर्मिस हो जाएगी, ये एक ही सिंगल लेयर होती है। एंडोथीशियम सेकंड वाली हो जाएगी। मिडल लेयर 1 से लेकर 3 तक होती है, या चाहे तो 1 लेयर हो सकती है, चाहे 2 हो सकती है, चाहे 1 और 3, है ना, 3 लेयर तक आ जाती है। और टेप्टम भी क्या है, ये सिंगल हो गई आगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ये क्या है, सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल है। फिर बोला था ना, लास्ट एपिडर्मिस आ गया, एंडोथीशियम आ गया, सबसे अंदर वाला टेप्टम आ गया, है ना, और अंदर क्या था, स्पोरोजेनस टिश्यू, ये थे कॉर्नर्स में, है ना, ये मेरे क्या आ गए, स्पोरोजेनस टिश्यू आ गया, यहाँ पे मिडल लेयर हो गई। ठीक है, ठीक है, अंदर क्या आ गया, कनेक्टिव, जो ये अकेला है। ठीक है, हमारा न्यूक्लियस में आ गया। अब देखो ये मेरे पॉलन ग्रेन्स आ गए, यहाँ मेरी क्या थी, लाइन ऑफ डाइसेंस, यहाँ से मेरे पॉलन ग्रेन्स बाहर निकल जाएंगे। ये फिर से बता दे रही हूँ, 1 माइक्रो मदर सेल थे, उसने मियोसिस करी, 4 माइक्रोस्पोर बना लिए टेट्राड में, और 4 पॉलन ग्रेन्स मुझे मिल गए। ठीक है, अब ये जो आगे वाला पार्ट है उसे कवर करते हैं। एज ईच सेल ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। अगर हर सेल स्पोरोजेनस टिश्यू का कैपेबल है कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड देगा, ईच वन इज पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो फिर हर एक जो स्पोरोजेनस टिश्यू है वो कैसा है, पोटेंशियल पॉलन है या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, क्योंकि हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू कैपेबल है कि वो 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड दे सकता है ना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, अब माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेस। हमने पीएमसी से, पॉलन मदर सेल से मियोसिस करके क्या बनाया था, माइक्रोस्पोर्स, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है,
द माइक्रोस्पोर्स एज द फॉर्म आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर और 4 cells. द माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है, कैसे क्लस्टर में 4 cells है, उसमें क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल सकते हैं. एज द एंथर मेच्योर एंड डिहाइड्रेट, जब मेरा एंथर मेच्योर हो जाएगा और डिहाइड्रेट हो जाएगा, द माइक्रोस्पोर डाइसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन. मैंने आपको बताया पॉलन मदर सेल्स की म्योसिस करी, 4 माइक्रोस्पोर बन गए, बाद में डिहाइड्रेट करेगी, जैसे मेच्योर होगी हमारे 4 पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे, जो भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे. ठीक. Inside each microsporangium, several thousand of microspore or pollen grains are formed that are released with the dysons of anther. मतलब ये था, एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 1000 ऑफ माइक्रोस्पोर हैं, है ना, और या फिर पॉलन ग्रेन्स हैं, जो कि रिलीज कैसे होते हैं, डाइसेंस ऑफ एंथर से, है ना, लाइन ऑफ डाइसेंस से. तो पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. द पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट. अब जो मेल पार्ट था, मेल के जो गैमीट्स थे वो क्या है, पॉलन ग्रेन्स ही तो है, हमें तो पॉलन ग्रेन्स बनवाने थे, है ना, तो मेल गैमेटोफाइट क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन्स. इफ़ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस, अगर आप खुला हुआ एंथर जिसका होगा हिबिस्कस का, अगर आप उसे टच करेंगे, और एनी अदर फ्लावर, यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडर पॉलन ग्रेन्स ऑन योर फिंगर. तो आपके पास क्या आ जाएगा, येलोइश टाइप का पाउडर आ जाएगा, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स का आपकी उंगलियों पर. स्प्रिंकल दिस ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, टेक ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व. अब क्या करो, जो आपके हाथ उंगलियों में पाउडर, येलोइश पाउडरी पॉलन ग्रेन्स आया था, उसके ऊपर एक ड्रॉप डालो वाटर की, है ना, उसी ग्रेन्स के ऊपर, और उसे स्लाइड में ऑब्जर्व. तो जब आप अपने पॉलन ग्रेन्स को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो आप देखेंगे, देखो इस टाइप में आपको NCERT बुक में दिखाया गया है, कुछ पॉलन ग्रेन्स ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, है ना. तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से ऑफ अ फ्यू पॉलन ग्रेन्स, है ना, वो कैसे कैसे हमें शो हो रहे हैं, ठीक है, तो सबके अलग अलग हैं. अब आगे, यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वेराइटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइजेस, शेप्स, कलर एंड डिजाइन सीन ऑन द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज़. अब क्या है, जब आपने माइक्रोस्कोप में देखा अपने पॉलन ग्रेन्स को, तो आपने क्या पहचाना कि सबकी वैरायटी अलग अलग थी, साइजेस अलग थे, शेप अलग थे, उनके कलर्स अलग थे, डिज़ाइन अलग थे. ऐसा क्यों था, क्योंकि वो डिफरेंट स्पीशीज़ से थे, है ना. तो इसका मतलब क्या है कि अगर डिफरेंट स्पीशीज़ के हम पॉलन ग्रेन्स ले रहे हैं तो वो अलग होंगे. ऐसा नहीं है कि सबके पॉलन ग्रेन्स साइज़ में सेम होंगे, कलर में सेम होंगे, है ना, नहीं, सबके क्या होंगे, अलग अलग होंगे, वो उनकी स्पीशीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है. पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल. अब देखो, जो हमारे पॉलन ग्रेन्स है ना, उसकी शेप स्फेरिकल होती है, मतलब सर्कल में होती है, और उसका जो डायमीटर है वो कैसा होता है, 25 to 50 माइक्रोमीटर. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके MCQ में आ सकता है और नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है. और इसकी क्या है, 2 लेयर होती है ना. अगर मानो 1 मिनट, जैसे ये आपका पॉलन ग्रेन है, ठीक है, इसके ऊपर 2 लेयर है. बाहर वाली क्या हो गई, एक्साइन, अंदर वाली क्या हो गई, इंटाइन, ठीक है. द हार्ड आउटर लेयर, जो बाहर वाली लेयर है वो कौन सी हो जाएगी, एक्साइन, इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ठीक है. तो हमारी बाहर वाली लेयर है पॉलन ग्रेन की, जिसको हम एक्साइन बोलते हैं, वो किससे बनी होगी, स्पोरोपोलेनिन से, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, जो कि क्या है, बहुत मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है ना. इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली. अगर ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है तो क्या है, ये हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड को भी और बेसिक मीडियम को भी, है ना, एल्कली. नो एंजाइम्स दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन इज सो फर नोन. ऐसा कोई भी अभी तक एंजाइम नहीं बना है जो कि स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर दे, मतलब खत्म कर दे, है ना, उसे पिघला के या फिर कैसे भी. पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट एपर्चर्स कॉल्ड जंप पोर्स. अब क्या होता है ना, जैसे ये आपका पॉलन ग्रेन है, ये हमारी एक्साइन है जो स्पोरोपोलेनिन से बनी है, इसमें बीच बीच में ना गैप होते हैं, यहाँ पे गैप आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर जो यहाँ पे ना आपकी एक्साइन नहीं होती, मिसिंग होती है, तो जो मिसिंग एरिया होगा ना, इसको हम जर्म पोल बोल देते हैं, ठीक है. पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट एपर्चर कॉल्ड जंप पोर्स वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, है ना, तो यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं है. पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन. अब पॉलन ग्रेन्स को हम प्रिजर्व कर सकते हैं फॉसिल्स की तरह पे, क्योंकि इसके पास क्या है, स्पोरोपोलेनिन, जो कि डिग्रेड नहीं होता है. द एक्साइन एग्जिबिट्स अ फैसिनेटिंग एरा ऑफ पैटर्न्स एंड डिज़ाइन. वाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड. अब आप क्यों सोचते हैं कि एक्साइन जो है वो हार्ड है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जंप पोर. अब जंप पोर जो दिया है, यहाँ पे हमारी स्पोरोपोलेनिन एग्जिट वो एब्सेंट है, तो उसका फंक्शन क्या है अभी हम जानते हैं आगे, है ना. द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन्स इज कॉल्ड द इंटाइन, है ना, बाहर वाला एक्साइन हो गया, अंदर वाला इंटाइन हो गया. इट इज़ अ थिन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टीन. अब ये भी आपको याद रखना है, बाहर वाली एक्साइन थी जो स्पोरोपोलेनिन से बनी थी, अंदर वाली इंटाइन है जो किससे बनी है, सेलुलोज और पैक्टीन से, है ना. और जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलेनिन से बनी है, बट उसमें क्या है, कहीं कहीं होल है ना, जैसे हम जर्म पोर बोल रहे हैं. इट इज़ अ थिन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टीन. ये पतली लेयर है. द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब जो साइटोप्लाज्म है पॉलन ग्रेन का, वो किससे सराउंडेड है, उसमें क्या भरा हुआ है, प्लाज्मा. जो साइटोप्लाज्म है ना, जो पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म, वो किससे कवर है, किससे सराउंड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मेच्योर इट कंटेन्स 2 सेल. जब हमारा पॉलन ग्रेन्स मेच्योर हो जाएगा उसके पास 2 सेल्स आ जाएंगे, पहला वेजिटेटिव, दूसरा जनरेटिव सेल. द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व एंड अ लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस. अब जो हमारा वेजिटेटिव सेल है ना,
ये साइज़ में बड़ा होगा, है ना, और एबिडेंट है कि इसके पास फूड ना बहुत सारा रिजर्व अपने अंदर जमा करके रख लेगा, स्टोर करके रख लेगा। और इस पर क्या है, बड़ा सा एक न्यूक्लियस है जिसकी शेप कैसी है, इरेगुलर है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है, कैसी भी है। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। अब देखो, जो जनरेटिव सेल है ना वो छोटा है, वेजिटेटिव कैसा था, बड़ा था, और जो जनरेटिव है ना वो वेजिटेटिव के साइटोप्लाज्म में क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। इट इज़ स्पिंडल शेप्ड विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। ठीक है, ये कैसा है, जो जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप का है और इसके पास कैसा है, डेंस साइटोप्लाज्म है ना, और एक न्यूक्लियस भी है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट अ 2 स्टेज सेल। अब 60% एंजियोस्पर्म में, प्लांट्स में क्या होता है, जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं वो कितने सेल में निकल जाते हैं, 2 सेल स्टेज में। ठीक है, इन द रिमेनिंग स्पीशीज द जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू द 2 मेल गैमीट्स बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर शेड 3 सेल स्टेज। ठीक है, अब 60% तो एंजियोस्पर्म जो है वो 2 सेल स्टेज में निकल गए पॉलन ग्रेन्स उनके, पर कितने बचे, 40%। तो 40% में क्या होगा, जो हमारे जनरेटिव सेल है ना वो डिवाइड करेंगे माइटोटिकली, तो इससे क्या होगा, जो हमारे 2 मेल गैमेट्स फॉर्म हो जाएंगे, है ना, उसके बाद पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे। तो ये कौन सा स्टेज हो गया, 3। 2 स्टेज में क्या था, एक वेजिटेटिव सेल था, एक जनरेटिव सेल था। 3 स्टेज में क्या हो गया, वेजिटेटिव तो वैसे ही रहेगा, जनरेटिव सेल जो था उसने 2 सेल में डिवाइड कर लिया, तो कितने हो गए, एक इसका, 2 इसका, 3 सेल स्टेज में हो गया, तब जाके पॉलन ग्रेन्स निकलेगा। Pollen grains of many species causes several allergies and bronchial affliction in some people, often leading to chronic respiratory disorder, asthma, bronchitis, etc. अब pollen grains कुछ स्पीशीज़ को क्या होता है ना, एलर्जीज कर देता है। ठीक है, इसका एक फ्लावर का नाम है एनिमोफिलस। ठीक है, इसकी पोलिनेशन कैसे होती है, एयर के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये बहुत लोग को एलर्जीज करता है, जिससे क्या होता है, रेस्पिरेटरी, हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, अस्थमा हो सकता है ना, बहुत सारी बीमारी हो जाती है लोगों को, ये इन्फेक्शन हो जाता है एलर्जीज में। इट मे बी मैंशन दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट केम इन टू इंडिया एज अ कंटेमिनेट विथ इम्पोर्टेड वीट। अब जैसे कि हैज़ बिकम यूबिक्विट्स इन ऑकरेंस एंड कॉजेज पॉलन एलर्जीज, पॉलन एलर्जी, है ना, जैसे कि पार्थेनियम हो गया, है ना, एंड या फिर कैरेट ग्रास हो गया। जब हमारे इंडिया में आए थे तो इसमें क्या था, कंटेमिनेट, गंदा, कुछ मिलावट करके इन्होंने वीट इंपोर्ट करी हमारे इंडिया में, है ना, तो इससे क्या हुआ था, बहुत सारी पॉलन एलर्जीज हो रही थी। ठीक है, अब जैसे पॉलन एलर्जी किस किस से हो सकती है, प्लांट से एग्जांपल है सीनोपोडियम, एमारथिनस हो गया, पार्थेनियम हो गया। ठीक है, अब देखो जितना हमने पढ़ा ना यहाँ पे कि एक्साइन है, इंटाइन है, वेजिटेटिव सेल, इसको एक बार क्विक रिकैप करके मैं बताती हूँ। पॉलन ग्रेन है, हमें क्या करना है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक है, हमें क्या बनाने हैं, मेल के गैमीट्स का फॉर्मेशन करना है, मतलब क्या, मेल के गैमीट्स को बनाना है। तो क्या हुआ, पॉलन ग्रेन था, पॉलन ग्रेन के पास क्या आए, पॉलन ग्रेन है। ठीक है, तो जैसा ये देखो, पहले ये मेरा पॉलन ग्रेन है, इसके पास 2 लेयर है, 1 2। ये जो आउटर लेयर है ये मेरी कौन सी हो जाएगी, एक्साइन हो जाएगी, अंदर वाली हो जाएगी, अंदर वाली इंटाइन हो जाएगी। एक्साइन किससे बनी थी, स्पोरोपोलिन से, इंटाइन किससे बनी थी, सेलुलोज और पैक्टिन से। ठीक है, एक्साइन में स्पोरोपोलिन बीच बीच में नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, जर्म पोर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, इतना हो गया। अब जो पॉलन ग्रेन्स है इसके पास 2 सेल है, पहली वेजिटेटिव, सेकंड जनरेटिव। ठीक है, वेजिटेटिव ऐसी है जिसके पास ये बड़ा सेल है ना, इसके पास ये बड़ी सी सेल है, इसके अंदर क्या है, जनरेटिव सेल आती है ना, जो उसके साइटोप्लाज्म में क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। अभी देखो, अगर मेरे पे 2 ही है, वेजिटेटिव और जनरेटिव, तो ये क्या हो गया, 2 सेल पॉलन ग्रेन हो गया, इसी में पॉलन ग्रेन शेड हो जाएंगे, 2 सेल स्टेज हो गई। अगर यही जनरेटिव आगे माइटोसिस करता है तो ये क्या फॉर्म करेगा, 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स, है ना, नॉन मोटाइल मतलब जो मूवेबल नहीं होंगे। बोथ द मेल गैमेट्स आर हैप्लॉइड, है ना, दोनों ही कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, 3 सेल पॉलन ग्रेन्स हो जाएंगे। जैसे देखो ये रहा मेरा वेजिटेटिव, इसके अंदर एक ही था, भले ये जो दोनों है ना ये एक ही था, तो ये मेरा जनरेटिव था। अब जनरेटिव ने क्या करा, माइटोसिस कर लिया, तो वो किस में टूट गए, 2 मेल गैमेट्स में, तो ये क्या हो गया, 3 सेल पॉलन ग्रेन, है ना। और अगर 2 सेल है तो वो 60% में होता है एंड 3 सेल 40% में होता है। ठीक है, तो बस इतना ही था ये। ठीक है, आगे देखिए, पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अब पॉलन ग्रेन क्या है, किसमें रिच है, न्यूट्रिएंट्स में रिच है। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रीसेंट ईयर टू यूज़ पॉलन टैबलेट्स एज अ फूड सप्लीमेंट। तो ये कुछ सालों से क्या आ रहा है कि जो लोग पॉलन ग्रेन्स के टैबलेट्स ले रहे हैं एज अ सप्लीमेंट, है ना, फूड की तरह से, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो हमारे लिए तो अच्छे हैं। इन वेस्टर्न कंट्रीज़ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट सिरप अवेलेबल इन द मार्केट। अब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे क्या है, एक बड़े स्केल पर, है ना, लार्ज नंबर में पॉलन प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, है ना। उसके क्या क्या बनाए जा रहे हैं, टैबलेट्स बना रहे हैं, सिरप्स बना रहे हैं, है ना, जो कि मार्केट में भी अवेलेबल है, लोग इसको ईजिली परचेज कर सकते हैं। Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athlete and race horses। अब जिसको रेस में जाना है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, या फिर हॉर्स वाली रेस हो गई, है ना, एथलीट के लिए जो कि फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करता है ना, उसके लिए क्या है, पॉलन कंजम्पशन बहुत अच्छा माना जा रहा है ना, वो उसकी परफॉर्मेंस को करता है, बढ़ा देता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट दिखाए गए हैं पॉलन प्रोडक्ट्स के, जैसे ये बी पॉलन का हो गया, ये सिरप हो गई, है ना, ये क्रीम हो गई, एनर्जी शेक हो गया, ये है ना, ये बी पॉलन की टैबलेट्स हो गई। ठीक है,
नेचुरल बी कलेक्टेड पॉलन इन टाइनी गोल्डन पोर्स, है ना, ठीक है, ये सब हो गया, ये हमारे पॉलन प्रोडक्ट्स हो गए। द लास्ट पैरा ऑफ दिस टॉपिक, व्हेन वंस दे आर शेड, अब जब पॉलन ग्रेन्स हट जाएंगे, झड़ जाएंगे उससे, पॉलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा, अगर वहाँ से चले गए, शेड हो गए, है ना, तो किस पे जाएंगे, किस पे लैंड करेंगे, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा किसका पार्ट था, फीमेल का। बिफोर दे लूज विएबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग आउट अबाउट फर्टिलाइजेशन। अब देखो अलग अलग पॉलन ग्रेन्स की स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग उसकी वाइबिलिटी होती है। वाइबिलिटी मतलब जब तक वो काम करेगा, इसलिए मैं बताऊँ तो, है ना, जैसे कोई पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ये मेरा पॉलन ग्रेन आया और इसकी वाइबिलिटी है सिर्फ 15 दिन की, तो अगर इसको 15 दिन तक, 15 दिन के अंदर अंदर इसको स्टिग्मा मिल गया, स्टिग्मा पे लैंड कर गया और वो सूटेबल है इसकी फर्टिलाइजेशन के लिए, तो भाई बढ़िया, ये फर्टिलाइजेशन कर लेगा। बट अगर 15 दिन तक इसको नहीं मिला, है ना, तो इसकी वाइबिलिटी खत्म हो जाएगी और ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, है ना। तो सबकी अलग अलग वाइबिलिटी होती है पॉलन ग्रेन्स की, है ना, किसी की 10 दिन की हो रही है, तो किसी की 1 मंथ की हो रही है, तो वो डिपेंड करता है उसकी स्पीशीज़ पे कि वो किस चीज़ की है। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन्स रिटेन वाइबिलिटी, है ना, तो पॉलन ग्रेन्स की कब तक वाइबिलिटी रहेगी। द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन्स रिमेन वाइबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब क्या है, बहुत टाइम तक, कितना देर तक उसकी वाइबिलिटी रहेगी कि वो फर्टिलाइजेशन कर सके, है ना। अब वो डिपेंड किस पे करेगा, टेम्परेचर इतना बढ़ गया है, ह्यूमिडिटी बढ़ गया है, तो इससे उसकी वाइबिलिटी क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है, किसी किसी की ज़्यादा है बट किसी किसी कम हो सकती है। इन सम सीरियल सच एस राइस, अब जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, है ना, पॉलन ग्रेन्स लूज वाइबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। अब जैसे राइस और वीट के जो पॉलन ग्रेन्स हो गए ना, अगर उनको 30 मिनट्स में वो स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं फीमेल के, तो भाई ठीक है, वो फर्टिलाइजेशन आगे कर लेंगे, अपना प्रोसेस आगे स्टार्ट कर लेंगे। बट अगर 30 मिनट्स कंप्लीट हो गया और उसके बाद भी उन्हें नहीं मिला, तो फिर वो आगे फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। ऑफ देयर रिलीज ना, इन सम मेंबर ऑफ रोजेनेसी, लेग्यूमिनोसी एंड सेलोनेसी द मेंटेन वाइबिलिटी फॉर मंथ्स। अब देखो जैसे कि राइस और वीट में क्या था, जो पॉलन ग्रेन्स अपनी वाइबिलिटी कब तक खो दे रहे थे, 30 मिनट्स के अंदर ही, है ना। पर रोजेनेसी हो गया, लेग्यूमिनेसी हो गया, सोलेनेसी हो गया, इनकी वाइबिलिटी कब तक मेंटेन रहती है, फॉर मंथ्स, है ना, महीनों के लिए। तो किसी में 1 मंथ हो सकता है, किसी में 2 मंथ होता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस स्पीशीज़ की है ना। यू मे हैव heard of storing semen. Sperms of many animals, including humans, for artificial insemination is possible to store pollen grains of a large number of species for your liquid nitrogen -190 degrees Celsius. A stored pollen can be used as pollen bank similar to seed bank in crop breeding programs. अब क्या है ना, हम सेमेंस को स्टोर करते हैं, ठीक है, या फिर स्पर्म्स हो गया किसी एनिमल्स के या फिर ह्यूमंस के, तो इसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं कि उनके स्पर्म्स को। अब प्लांट्स में रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पॉलन ग्रेन होना चाहिए, है ना। तो ऐसी एनिमल्स में या फिर ह्यूमंस में स्पर्म हो गए, ठीक है, तो हम इसको ना स्टोर कर सकते हैं। कैसे स्टोर किया जाता है, इसको हम लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं -196 डिग्री सेल्सियस में, है ना। इसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हम पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, तो यस, है ना, हम नंबर्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करते हैं इसी लिक्विड नाइट्रोजन में, है ना, जिसकी क्या है -196 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलन बैंक, ठीक है। ये सीड बैंक की तरह से हम बहुत तरह की वैरायटी की सीड बैंक्स होते हैं ना, जहाँ पे हमें सारे सीड मिल जाएंगे एक ही जगह पर, है ना। ये अलग चीज़ का है, वो वीट का है, या फिर ये किसी चीज़ का है ना, सबके अलग अलग मिल जाते हैं। क्रॉप ब्रीडिंग के, जैसे क्रॉप हमें कोई ब्रीड करनी है, उगानी है कोई भी, तो हम सीड बैंक के पास जाते हैं कि भाई हमें वीट उगानी है तो हमें इसके दे दो, है ना, या फिर हमें एक राइस उगाना है, इसके दे दो, है ना, सबके मिल जाते हैं। तो ऐसे ही क्या है, पॉलन बैंक होता है, यहाँ पे क्या है, अलग अलग वैरायटी के पॉलन को प्रिजर्व करके रखा जाता है ना। तो इसको हम क्या बोल देंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन, है ना। इसका मतलब हम इसको लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं -196 डिग्री सेल्सियस के अंदर, ठीक है। तो एक बार मैं ये दोबारा बता देती हूँ आपको पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। ये मेरा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, ये इसकी बाहर वाली लेयर है ना, ये देखो, ये बाहर वाली लेयर हो गई, ये अंदर हो गई, ये मेरा क्या आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया, ठीक है। ये बाहर वाली लेयर एक्साइन है जो कि मेरी स्पोरोपोलिन से बनी है, ठीक है। इसके बीच बीच में क्या है, गैप है, जो मेरे क्या है, जर्म पोर है, ठीक है। इसकी जो अंदर वाली लेयर थी वो इंटाइन थी, ठीक है। अब देखो जो एक्साइन और इंटाइन है ना, इसको मिला के मेरा बनता है स्पोरोडर्म, ठीक है। अब देखो मेरी बड़े वाला सेल क्या था, वेजिटेटिव सेल था जो बड़ा था, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव है, ये इसका न्यूक्लियस आ गया, ये पूरा मेरा क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म किससे सराउंड था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसके अंदर इसके साइटोप्लाज्म में वेजिटेटिव के क्या फ्लोट कर रहा था, जनरेटिव सेल। ये रहा मेरा जनरेटिव सेल जो कि छोटा सा था, ठीक है। अब जर्म पोर से क्या होगा, जर्म पोर का फंक्शन क्या था, यहाँ से क्या होगा, मेरे पॉलन ट्यूब निकलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारी पॉलन ट्यूब निकल जाएगी और इससे हमारी क्या निकल जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। अब ये से जनरेटिव सेल है, ठीक है। अगर ये 2 ही है तो ये 2 सेल हो जाएगा। अगर यही जनरेटिव आगे जाके माइटोसिस करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, 3 सेल, है ना। इसमें से 2 मेल गैमेट्स निकल जाएंगे, और अगर 2 सेल है तो 60% हो जाएगा, और 3 सेल है तो 40% हो जाएगा। सो आज के लिए इतना कंप्लीट है, मेरा मेल पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगला टॉपिक जो रहेगा कल का, वो पिस्टल मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल जिसे कहेंगे, या फिर एम्ब्रियोसेक रहेगा, ये मेरा फीमेल पार्ट में आ जाएगा। तो इसको कल कवर करते हैं। एंड जो भी आपको डाउट रहेंगे आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उसमें, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।